नमस्कार, नजरिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारा विषय है पंडित जी की दर, यानी कि प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की दशा और दिशा। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में वोट बैंक का एक अपना अलग महत्व है। तो भारतीय राजनीति में प्रत्येक राजनीतिक दल की क्रिया और प्रतिक्रिया वोट बैंक को देखकर होती है। यदि हम बात करें अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की, तो विगत दिनों ब्राह्मण समुदाय काफी चर्चा में है। पंडित जी गुस्से में, गुस्से का कारण क्या है और भारत उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम नजरिया में। और इसमें भाग लेने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं मेरे दाईं ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंडित सहदेव शर्मा, समाजवादी पार्टी के युवा नेता पुष्पेंद्र शर्मा, हमेशा की तरह बहस को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे मेरे सहयोगी राहुल पालीवाल, और कांग्रेस के युवा नेता और उनकी स्टूडेंट विंग के नेशनल स्पोर्ट पर्सन पंडित अपूर्व शर्मा, और बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता पंडित अनुराग दीक्षित। तो सबसे पहले अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप वाकई उत्तर प्रदेश में पंडित जी गुस्से में हैं? देखिए, जब से 2017 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है, 600 से अधिक हत्याएं ब्राह्मणों की हो चुकी है, जिसमें से कि एनकाउंटर भी हुए हैं, हत्याएं भी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी ब्राह्मण नेताओं से कि जब इतना अत्याचार ब्राह्मणों पे हो रहा है, वो नेता कहाँ है, चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हों, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हों, चाहे कोई और अन्य हो, तो किसी ब्राह्मण समाज की आवाज़ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा चेहरा है नहीं। और जितना अत्याचार हमने विगत दिनों में भी देखा, जो एनकाउंटर विकास दुबे का हुआ था, ठीक है, ऐसे विकास दुबे जैसे लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है, लेकिन उसकी आड़ में ब्राह्मण समाज पे जो अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, उसका उस पर बोलने वाला, माननीय योगी जी से सवाल पूछने वाला मेरे ख्याल से बीजेपी में कोई है नहीं। और शायद इसी को देखते हुए ब्राह्मण समाज ने अपना विकल्प अपना चुन लिया है। और रही बात हमारी बहुजन समाज पार्टी की, तो आप देखेंगे 2007 में जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया था, 2007 में सबसे ज़्यादा टिकट सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय बहन जी ने किया। 90 के आसपास करीब उन्होंने टिकट ब्राह्मणों को दिए और उसमें से जीत के भी आए। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को ले लीजिए, और अहम जिम्मेदारी उन्होंने ब्राह्मण समाज को दी और सम्मान देने का काम उन्होंने ब्राह्मण समाज को किया। तो इसी को ध्यान रखते हुए आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में ब्राह्मण समाज इसको देखेगा और अपनी दिशा और दशा दोनों देगा। अपूर्व जी, क्या आप जो अनुराग ने तथ्य रखा कि प्रदेश में 600 हत्याएं हुई हैं, तो आप क्या इससे सहमत हैं कि बाकी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल, जैसा कि दीक्षित जी ने बताया कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब तक पहला जो कांड हुआ था जिसमें 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी रायबरेली के ऊंचा आहार में, मैं आपको याद दिला दूं, और वहां से लेके अब तक देख ले तो 2 साल के अंदर 600 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या की गई है। ब्राह्मण समाज वह समाज है जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसको ये सरकार गोली से दबाने की और हत्या करवा कर दबाना चाह रही है। तो आखिर ये प्रदेश सरकार, योगी जी जो धारण करे हुए हैं योगी का वस्त्र जिसको भगवा कहते हैं, कम से कम उस बात पर तो अटल हों, या हिंसा की, रंज की, बदले की भावना नहीं है हिंदुत्व में। ब्राह्मण समाज पर आप इतना बड़ा कलंक ला रहे हैं। क्या ब्राह्मण समाज ही अपराधी है और कोई समाज में अपराध नहीं है? आप ये टारगेट करके एक एक करके ब्राह्मणों को मारना बंद कर दीजिए, नहीं तो परिणाम आपको 2022 में दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं सबसे पहले दीक्षित जी के एक सवाल का जवाब दूंगा। हाँ, दीक्षित जी कह रहे हैं कि 2012 में जब इनकी सरकार बनी तो बहुत सारा वोट टिकट इन्होंने ब्राह्मणों को दिया। शायद मैं आपको बता दूं कि आज 17% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठा हुआ है। 54 विधायक इस सरकार में आज भी बैठे हुए हैं। और आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार। ये भी नारा आप लोगों ने दिया। इस नारे के बाद आपको छोड़कर इस बीजेपी में ये लोग आए। आज उत्तर प्रदेश की सरकार के अलावा केंद्र की सरकार में 10 कैबिनेट मिनिस्टर ब्राह्मण बैठे हुए हैं, 9 उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? और ये ब्राह्मण छोड़ के जाने वाला नहीं है। कुछ लोग, एक अपराधी की कोई जाति नहीं होती। विकास दुबे अपराधी था, उस अपराधी को जो सजा मिलनी थी वो मिली, क्योंकि जिसकी हत्या की गई थी वो भी ब्राह्मण था, जो सीओ मरे थे वो भी ब्राह्मण थे, तो उसकी कोई जाति नहीं थी। उसके नाम पर राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण न सपा में जाने वाला है। जब अखिलेश जी ने एक बार कहा कि ब्राह्मणों का काम कोई नहीं करेगा, ये स्पष्ट आदेश उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए दिए।
आप लोगों ने उस समय इनकी अवहेलना की, तो आप कहते हो, और कांग्रेस को तो कहने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस ने कभी हिंदू समाज की बात ही नहीं की, वो केवल मुसलमान की बात करता है। तो कांग्रेस को तो मुझे लगता ही नहीं कि ब्राह्मण या किसी अन्य जाति के बारे में बात करनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी, क्या वजह रही कि एकाएक समाजवादी पार्टी? मैं बताना चाहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, 600 से ज़्यादा तो ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी है। ये तो वो है जो रिकॉर्ड में है। बाकी 2017 से लेकर और अभी तक तमाम ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं जिनका उत्पीड़न, शोषण इस रोगी सरकार में उत्तर प्रदेश में रातों दिन बढ़ता जा रहा है। और उसका एक मेन जो कारण है, जो योगी जी की जो नीति है, जो कथनी और करनी में जो फर्क है, आप योगी जी का अगर इतिहास उठाकर देखेंगे, उन्होंने जो राजनीति अपने मठ से शुरू की थी, गोरखपुर के मठ की राजनीति आज पूरे उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हावी होगी। आप देखिए, अगर आप अभी कहते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, तो आप मुझे बताइए, धनंजय सिंह, कुलदीप सेंगर, ब्रजेश सिंह, ये कौन लोग हैं, किस जाति, किस समाज के लोग हैं जिनको संरक्षण दे रखा है? यूपीएससीएफ की वांटेड लिस्ट में भी लोगों का नाम नहीं है। उसका कारण है इनकी जाति विशेष, जो मठ की राजनीति गोरखपुर से थी और जो आज उत्तर प्रदेश पर हावी होती जा रही है। जो उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण है, इस रोगी सरकार में त्राही त्राही मची हुई है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो 11% ब्राह्मण वोट है, वो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, क्योंकि पूरा ब्राह्मण समाज हृदय की गहराइयों से अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दे रहा है। लखनऊ में जो 108 फीट की विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम की जो मूर्ति बनने जा रही है, और उसके बाद पूरे समस्त जिलों में, समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान परशुराम जी की और महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की मूर्ति लगाने का काम पुष्पेंद्र जी अखिलेश क्या, यादव जी करने जा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी चलिए ठीक है, अब तो चुनाव आ रहे हैं तो सबको ब्राह्मणों का वोट चाहिए, और ये बात भी कहीं किसी से छुपी नहीं है कि ब्राह्मण एक ऐसा फ्लोटिंग वोट है जो अभी तक बहुत संतुष्ट नहीं है। और बीजेपी की सरकार में भी जैसे बताया कि बीजेपी के हालांकि मंत्री भी हैं, सेंटर में भी हैं और वहाँ स्टेट में भी हैं, लेकिन जो एक ब्राह्मण को एक जो सम्मान मिलना चाहिए, एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो किसी भी सरकार में नहीं मिला। तो पुष्पेंद्र जी, आज आप भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। वो श्री राम मंदिर के जब स्थापना हुई, शिलान्यास हुआ, उसके बाद ये सब बातें उठी, तो ये क्या वजह है? देखिए ब्राह्मण आपसे गया तो बीजेपी में गया, उसके बाद बीजेपी की सरकार मिली, और ब्राह्मण एक ऐसा वोट है कि अगर एक मुश्त किसी के साथ चला जाए तो ये लगभग तय माना जाता है उत्तर प्रदेश में कि एक डिसाइडिंग वोट है ब्राह्मण का। तो अब सब जने आप लोग ब्राह्मण वोट्स की बात कर रहे हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं उस समय किसी को ध्यान नहीं रहता ब्राह्मणों का। ऐसा नहीं है। आप इतिहास के पन्नों को अगर देखेंगे, थोड़ा इतिहास के पन्नों को आप पलटिए, जब आदरणीय हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो मुलायम सिंह यादव जी ने ही भगवान परशुराम जी की उत्तर प्रदेश के अंदर जो जयंती थी, उस पर छुट्टी की घोषणा की, एक ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का मुलायम काम सिंह जी किया। का युग। अच्छा, ये आप मानते हैं पुष्पेंद्र जी, आपसे ब्राह्मण नाराज हुआ, बीजेपी पे गया, ये तो एक सर्वविदित फैक्ट है। वो बीजेपी को एक बड़ी मात्रा में वोट किया, तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी। ब्राह्मण समाज सर स्वाभिमानी है जी बिल्कुल, ब्राह्मण समाज को स्वाभिमान चाहिए, सम्मान चाहिए। ब्राह्मण समाज वो आशीर्वाद देने का काम करता है। पहले हमें आशीर्वाद दिया। जी अपूर्व जी, देखिए कांग्रेस की राजनीति बहुत समय तक ब्राह्मणों को बेच करके रही, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो नारायण दत्त तिवारी और अन्य बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व किया, और उनके कहने पे ब्राह्मण वोट एक बड़ी तादाद में पड़ता था, लोकपति त्रिपाठी रहे हो। लेकिन अब आपके पास कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कर सके। दूसरा, अभी भी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी बहुत एक स्थायित्व नहीं पा रही है, तो आपको कैसे लगता है कि ब्राह्मण कांग्रेस के साथ आएगा, और क्यों आएगा? देखिए, जैसा कि आपने कहा, बताया कि कांग्रेस ने बेस जो है शुरू से, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री दिए जीबी पंत जी, वह ब्राह्मण, वो बिल्कुल आप ठीक है। वो और वक्त लास्ट था, आखिरी जो वो कांग्रेस की सरकार थी, एनडी तिवारी जी रहे। जी। मैं आपके माध्यम से सभी लोग यहाँ बैठे हैं, बताइए कि मुख्यमंत्री 2022 में ब्राह्मण चेहरा बताइए, भाजपा से कौन होगा? सपा से ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री कौन होगा? बसपा से ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री कौन होगा? इनके पास कोई भी शोषण नहीं है। कांग्रेस के पास ब्राह्मण नेता बहुत हैं। कांग्रेस नाम बता दीजिए।
आप नाम बता दीजिए। कांग्रेस हमेशा समन्वय पार्टीवादी नेता है, समन्वयवादी लोग हैं हम। नहीं नहीं, नाम बता दीजिए। आप केवल नाम डिक्लेयर कर दीजिए कि ये नाम, ये चेहरा है। ये चेहरा होगा। ये देखिए सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बैठक करके डिस्कशन करती है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भारतीय जनता कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया। आज तक भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों की बात करेंगे आज तो तक आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा किसी ब्राह्मण को अध्यक्ष बनवा दीजिए। आज तक मैं भारतीय आपको जनता पार्टी ने से बात करेंगे तो आप अपने अध्यक्ष की बात करिए। आप देखिए आज समाजवादी पार्टी से मैं आपसे क्या कहूं, मैं अभी आपकी कौन होगा? हाल की बात बता दूं, आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा जी, उनकी एक आपको घटना अवगत करा दूं। एक यादव, एक गोरखपुर का जिला पंचायत का अध्यक्ष जो कि समाजवादी पार्टी सरकार से है, आप उनको इंसाफ नहीं दिला पाए तो आप किस ब्राह्मण की बात कर रहे हो? आप चलिए दीक्षित जी से बात से बात करते हैं। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी ने घोषणा की थी भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे, सबसे बड़ी मूर्ति। फिर एकाएक बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव होती हैं, वो कहती हैं तो उन्होंने परशुराम जयंती की छुट्टी की मांग कर दी, जो सपा शासन में शुरू हुई थी। सपा शासन में मुलायम सिंह ने 22 जनवरी 2002। तो उससे पहले देश लेकर पिछड़ी राजनीति की बात कर रही थी बहन जी, कभी वो अपना जेएम समीकरण बना रही थी, जाटा मुस्लिम समीकरण बना रही थी। सपा एक्टिव हुई, फिर बसपा एक्टिव हुई, तो ये माने कि सपा ने लीड ले ली है। देखिए, ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी वर्ग है और आप 2007 से देखिए, भगवान परशुराम जी के लिए ठीक है, सब लोग मूर्ति, कोई कह रहा है 108 फीट की मूर्ति लगाएंगे, लेकिन भगवान की जगह मंदिर में है। और अगर ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी राय है, चाहे बहन जी ने घोषणा की हो, अखिलेश जी ने घोषणा करी हो, लेकिन आप साथ ही साथ देखिए बहन जी ने ये भी कहा है कि भगवान परशुराम जी के नाम से हम मूर्तियां भी लगाएंगे और अस्पताल जिसमें लोगों का इलाज हो सके हम उसकी व्यवस्था भी करेंगे। दीक्षित जी, ऐसा अभी नहीं आप सकते। दीक्षित एक मिनट मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने कहा कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, तो क्या बसपा में बुद्धिजीवियों के लिए जगह है? मेरी बात सुनिए, कोई वहाँ बात कर सकता है? बुद्धिजीवियों के लिए जगह है बसपा में? मुझे आज बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करते करते, मुझसे पहले मेरे पिताजी थे, आज मुझे कम से कम 30 साल हो गए। नहीं, तो मेरी क्या मिला आपको? मेरी बात सुनिए, क्या क्या मिला? सम्मान मिला। हम लोग ब्राह्मण समाज के लिए सबसे ज्यादा होता है, ब्राह्मण समाज सम्मान का भूखा होता है। अभी हमारे साथी भाजपा से सहदेव जी ये कह रहे थे कि बसपा ने नारा दिया तिलक तराजू वाला, तो ये एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। मैं इनको चुनौती देना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, अगर बहन कुमारी मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने ऐसी अगर बात अपने मुंह से कही है तो ये लाके उसका प्रूफ दें। मैं आज ही बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देके आपके पीछे चलूंगा। रही बात, आपने कहा 21 मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि वो 21 मंत्री आज क्या कर रहे हैं जब 600 ब्राह्मणों के संग एनकाउंटर हो गए, ब्राह्मणों के संग अत्याचार हो रहे हैं। वो 21 मंत्री आपके हैं कहां? कौन से बिल में घुस के बैठे हैं? क्यों उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। ब्राह्मण समाज का 2007 में भी आप देखिए, 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी। उस समय देखिए आप ब्राह्मण समाज का क्या जलवा रहा करता था, कितना सम्मान हम लोगों को मिला। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल वाली कुर्सी माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की, हमारे रामवीर उपाध्याय जी, अंतु मिश्रा जी, ब्रिजेश पाठक जी सांसद थे। और बताइए कितने लोग हैं? आप लोग ब्राह्मण समाज के लिए कर क्या रहे हैं? मूर्ति लगवाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप मूर्ति लगवा रहे हैं, भगवान की लगवा रहे हैं, उनको मंदिर में स्थान दो, ठीक है, आपकी आस्था है, आप चौराहे पर भी लगवा रहे, सड़क पर लगा, जहां चाहे वहां लगवाइए, लेकिन आप समाज के लिए कुछ करिए तो सही। आपकी जवाबदेही बनती है, आप सत्ता में बैठे, आप समाज के लिए कुछ करिए। परेशानी तो यही है कि ब्राह्मण समाज के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, एक अपूर्व जी आपके पास आता हूँ। भारतीय राजनीति में प्रतीक चिन्हों का बहुत महत्व है, यानी कि जो नेता होता है वो ये दिखाया जाता है कि उसकी राजनीति की दिशा और दशा ये रहने वाली है। समाजवादी पार्टी की हम बात करें, पिछड़े राजनीति करती है। भाजपा की हम बात करें, वो भगवा राजनीति करती है। बसपा की बात करें, वो सामाजिक उसकी बात करती है, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इंजीनियरिंग की बात करती है। कांग्रेस के पास ऐसा क्या है? कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा प्रतीक है जो जिससे वो जनता के सामने, मतदाताओं के सामने या अपने वोट बैंक के सामने उस बात को? कांग्रेस के पास है हिंदुस्तान की आज़ादी का प्रतीक, कांग्रेस के पास है भारत माता का चिंतन,
जो भारत माता का चिंतन क्या है इनसे इनसे पूछा जाए कि भारत माता के चिंतन के बारे में एक अगर आप भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा एक नारा दे तो इनके पास क्या होगा। मैं चैलेंज दे रहा हूँ बस इनके पास भारत एक नारा माता होगा। की जय नहीं बोल सकती जो पार्टी, लेकिन हिंदू जो लोग, मैं मैं एक सेकंड, मैं खिलाफ है ये। आपकी बात का जवाब देता हूँ, मैं देता हूँ। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि कितने स्वतंत्रता सेनानी इनकी पार्टी से थे। एक नेता का नाम बता दें कि हमारे वो फलाने सिंह भारत माता की आजादी के लिए शहीद हुए थे। एक भारतीय जनता पार्टी के तो एक नाम बता दें जिन्होंने फांसी खाई हो, जेल का सावरकर साहब जो माफीनामा देकर जेल से छूटकर आ गए बाहर। ऐसे तो ये लोग हैं जो माफी मांगकर बाहर आने वाले लोग, जेल से लाठी से गोली से मरने वाले लोग, ये स्वतंत्र सेनानी की बात करेंगे तो बड़ी शर्म की बात। मैं तीनों मित्रों को जवाब दे दूं। इन लोगों ने एक साथ अभी भी अलग अलग बोला, जैसे इनने बोला 108 फीट की मूर्ति बनवाना कोई दिक्कत नहीं, बननी चाहिए। भगवान राम, भगवान परशुराम जी, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात तो रख दूं आपके सामने। वो भगवान परशुराम, उसमें कोई डाउट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 5 ब्राह्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कई बार ब्राह्मण अध्यक्ष बना। आगरा में कितनी, एक सेकंड, मुख्यमंत्री भाजपा ने उत्तर प्रदेश में कितने दिए? आप देश की बात मत करिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा सोचे है। दिनेश शर्मा जी का वर्चस्व कितना है? प्रधानमंत्री दे दिया। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, आज तक आप आगरा में जिलाध्यक्ष तो ब्राह्मण दे नहीं पाए। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ब्राह्मणों के लिए जब आपने किया तो ब्राह्मणों ने आपका समर्थन भी किया, आपकी सरकार बनी, लेकिन आज ब्राह्मण आपसे नाराज है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई नाराजगी नहीं है। ये कुछ लोग हैं, चंद लोग जो बार बार इस बात को कहते हैं कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। ब्राह्मण बीजेपी छोड़ के नहीं जाएगा, इनके पास कोई तर्क है। मैं बताता हूँ विपक्ष में लाकर खड़ा कर कौन कह रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ब्राह्मण बीजेपी छोड़ के आएगा। समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण जीवन में कभी नहीं जा सकता। जिसका सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर कभी हुआ है केवल समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं एक चीज दीक्षित जी एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड जो एक राम मंदिर का जो मुद्दा था, उसका शिलान्यास के बाद वो चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी हिंदू हो, उसकी बहुत बड़ी भावना राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो वो जो नाराज़गी अभी जो कुछ थी ब्राह्मणों में, तो ऐसा नहीं लगता कि राम मंदिर के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर से एक लीड मिल जाएगी और राम मंदिर शिलान्यास के बाद? ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूल है। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि भगवान राम का उन पे पेटेंट है, उन्होंने भगवान राम का पेटेंट करा लिया है। लेकिन भगवान राम जितने भाजपाइयों के, उतने बसपाइयों के, उतने कांग्रेसियों, हर एक, मेरी बात सुनिए, आपको याद तो अब आई ना। आप देखिए, आपने कब बात करी राम मंदिर की? राम मंदिर का पेटेंट भारतीय जनता पार्टी, राजनीति का आधार ही वही रहा राम मंदिर का। इसके अलावा आपका विरोध, मेरी बात सुनिए, राम मंदिर पे ही इन लोगों ने आज तक राजनीति करी है। ठीक है, राम मंदिर बन गया, जितनी खुशी भारतीय जनता पार्टी को है उतनी बहुजन समाज पार्टी को, समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को लेनी चाहिए। उसका श्रेय मिलेगा। राम मंदिर की देन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की देन है। ये भारतीय, आप या तो आप बता, या तो आप बोल दीजिए, या तो आप बोल दीजिए, या तो आप हैं। मेरी बात सुनिए सहदेव जी, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात। या तो भारतीय जनता पार्टी ये बात एक्सेप्ट कर ले कि सुप्रीम कोर्ट हम चलाते हैं, तो हम चलो मान लेंगे भारतीय जनता पार्टी ये देन सुप्रीम कोर्ट की है। और ठीक है, ये मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछी कि आप नारा देते हो मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मेरी बात सुनिए, तारीख बता दी और शिलान्यास कर दिया। ठीक है, आज आगरा में जहां हम बैठे हैं, आगरा में आपका एक विधायक ब्राह्मण है। जब से सोशल मीडिया में, जब से ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए, हत्याएं हुई उनकी, सोशल मीडिया में ब्राह्मण एक्टिव हुआ, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। क्या जरूरत थी उन्हें आज 3.5 साल बाद उन्हें मुख्य सचेतक का एक लॉलीपॉप पद दे दिया, एक लॉलीपॉप देके ब्राह्मण को भेज दिया। आज 3.5 साल बाद उनको याद आई, पहले उप सचेतक आज मुख्य सचेतक बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। 3.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपके सहदेव जी से पूछना चाहूंगा, इतने बड़े आप ब्राह्मण के हितैषी बन रहे हैं, तो राम मंदिर का जो उस दिन शिलान्यास पूजन हुआ, भूमि पूजन हुआ, उन 5 में मंच पे एक भी ब्राह्मण को स्थान क्यों नहीं दिया गया, बताइए। आप भूल रहे हैं कि वो मंदिर जिस बना है वो ब्राह्मणों नहीं उसका पूजन नहीं, मैं मंच की बात कर रहा हूँ, 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 पत्र मिला, मंच की बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण सम्मान का भूखा है, वहाँ सम्मान नहीं दिया गया आपको। ब्राह्मण 5 में से एक भी ब्राह्मण बता दीजिए कौन है।
ब्राह्मण सम्मान का पांचों में से एक भी नहीं दिया। देखिए, ब्राह्मण न्याय चाहता है, ना मूर्ति से न्याय मिलेगा, ना अस्पताल से न्याय मिलेगा, ना किसी भवन से निर्माण के परशुराम भवन बना दिया कि परशुराम जी की मूर्ति ना दी। आखिर ये बताइए, हत्याएं होती रहेंगी, हत्याएं होती रहेंगी और आप मूर्ति बनवा के लॉलीपॉप देते रहोगे। मैं मूर्ति का विरोधी नहीं हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं मूर्ति है, का विरोधी कोई नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को न्याय कौन देगा? आप तो सरकार आपकी है, कांग्रेस को तो सवाल आपसे करेंगे। कांग्रेस को तो ब्राह्मण की बात करनी क्यों नहीं करें? कांग्रेस क्यों नहीं करें? मुसलमान की बात पहले करती है। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस ने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजनीति में कास्ट फैक्टर तब उभार पाता है जब लोगों में निराशा की भावना होती है, निराशा की भावना होती है। और यदि हम पिछले 10-15 वर्षों का राजनीति का वो देखें, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, विकास एक अहम मुद्दा था। आज हम फिर कास्ट फैक्टर पे बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि आम मतदाताओं में या आम जनमानस में कोई निराशा की भावना दिखाई दे रही है, जिससे वो अपनी अपनी जाति या अपने अपने वर्गों की तरफ देख रहा है? आपको समझ नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब से लेकर और आज तक योगी जी जितने भी उद्घाटन कर रहे हैं, जितना भी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। आप मुझे बताइए कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, इन्होंने एक हाईवे बनाया हो, एक अस्पताल बनाया हो, एक स्कूल बनाया हो, एक कॉलेज बनाया हो? आप नहीं बना रहे हैं। एक हमने 22 महीने में एक्सप्रेसवे तैयार करके दे दिया, इन्हें 3 साल हो गए, अभी तक एक एक्सप्रेसवे तैयार नहीं कर पाएंगे। हमारे नेता ने भी कहा कि अगर हम पिछड़े, हमने 22 महीने में किया, आप 21 महीने में करके दिखाइए। आपने 3 साल में एक हॉस्पिटल नहीं दे पाया। आज कोरोना में उत्तर प्रदेश में जो हालत है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की देन है। आप देखिए, हमारा 100 नंबर कोरोना को लेकर बीजेपी आई थी, जो था उनको उन्होंने 112 कर दिया। हमारी एम्बुलेंस सेवा 108 जो गांव की गली गली तक पहुंच जाती थी, आज लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। लोग अब अपनी बीमारी के इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो आप अगर इनसे विकास की बात करें, तो ये तो इसके साथ बहुत बड़ी दुखद घटना हुई। नहीं तो क्या बीजेपी वालों ने एम्बुलेंस बंद कर दी? क्या इलाज बंद कर दिया? कोरोना के बीजेपी लेके आई? एक ऐसी आपदा है इस समय, इस आपदा में समान उपहार दे दूंगा। नहीं, मैं आपको इस समय दे दूंगा। आप एम्बुलेंस इसलिए नहीं चल पा रही कि डीजल नहीं मिल पा रहा, एम्बुलेंस मिल नहीं पा रही, लोग रिक्शे में डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं। ये हर सरकार में हुआ है, मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर ऐसा हुआ मतलब हर सरकार में हुआ है तो आप भी करोगे? मैं क्या करूं? अपनी कमी दूर नहीं करोगे? नहीं, मैंने कहा कि सरकार मैं की इसका कमी दूर नहीं विरोध करता हूँ। अगर ऐसा हुआ है, कितनी कार्रवाई हुई, कितनी कार्रवाई हुई? आप हिसाब दीजिए। लोग अपनी सिर्फ और सिर्फ लाश के अभाव में लोगों की जान जा रही है। नहीं, जिम्मेदारी कौन लेगा? एक मिनट अनुराग इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अनुराग जी, हत्याओं की बात आपने की, 600 हत्याएं हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी अपना जब भी बात करती है तो लॉ एंड ऑर्डर अपनी यूएसपी बताती है कि उसकी खासियत, उसके शासन की खासियत लॉ एंड ऑर्डर की। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, ब्राह्मण पे अत्याचारों की बात कर रहे हैं, ऐसा? देखिए, सत्ता सवाल उसी से पूछा जाएगा जो भी सत्ता में है। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती है। 2007 से लेकर 2012 तक बसपा की सरकार थी तो जवाबदेही बसपा की बनती है। वो सब जानते हैं, एक एक बच्चा उत्तर प्रदेश का जानता है, पूरा देश जानता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, अच्छी सबसे बेहतर व्यवस्था, वो बसपा के कार्यकाल में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही दे सकती हैं। चाहे आपने देखा उसके बाद समाजवादी पार्टी का राज आया 2012 से 17 तक, और आज के हालातों पे तो मैं बोलूँ क्या, रोज आए दिन अखबारों में फ्रंट पेज पे हम लोग देखते हैं लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती, इसके अलावा हमें कुछ मिलता नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बहुजन समाज पार्टी में ही माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ही चलता था, चाहे पूरे प्रदेश में देखिए। तो दीक्षित जी, हम लोग अपना वाइंड अप करेंगे, उससे पहले हम ये एक एक आपसे जानना चाहेंगे। तो अब आपने कहा भाई लॉ एंड ऑर्डर, अब जो आने वाले समय है, लगभग 2 साल बचे हैं, 1.5 साल बचे हैं इलेक्शन, 600 दिन बचे जी, 600 दिन बचे हैं। तो अब आपको क्यों लगता है कि ब्राह्मण क्यों बसपा के साथ आएगा इन चुनावों में? देखिए, ब्राह्मण, मैंने आपको बताया ना, 2007 से 12 तक हमारी सरकार रही। उस पीरियड में ब्राह्मण समाज के लोगों को जिस बहन जी ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ब्राह्मण समाज की हिस्सेदारी 2007 की सरकार में बहुत थी और अधिक संख्या में थी। उतना ही सम्मान बहन जी ने, आप देखिए किसी को भी उठा के देखिए, किसी भी समाज से ज्यादा सम्मान बहन जी ने ब्राह्मण समाज को देने का काम किया।
2012 में हमारी सरकार नहीं रही, 2017 में नहीं रही, अब 2022 का जो चुनाव है, जो प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस पैटर्न पे चल रही है, ये केवल राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान की, इनको और कुछ नहीं आता, इनको और कुछ नहीं करना है। आज ब्राह्मणों पे जो अत्याचार जो हो रहे हैं, आप ये बताइए क्रिमिनल केवल ब्राह्मणों में ही है और किसी जाति में कोई क्रिमिनल नहीं है? सारी हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार से ब्राह्मण ही कर रहा है। तो क्यों, अगर ऐसा है, अगर ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, तो कहां गए भारतीय जनता पार्टी के सभी ब्राह्मण चेहरे? कहां है ब्रजेश पाठक जी? वो तो कैबिनेट में मंत्री हैं। कहां है उप मुख्यमंत्री जी दिनेश शर्मा जी? वो उप मुख्यमंत्री प्रदेश के। क्यों कोई आवाज नहीं उठाता है? क्या किसी के आगे, किसी की शय पे ये सब काम चल रहा है? तो देखिए तो, कितनी बड़ी हिस्सेदारी दी है भाजपा ने, उप मुख्यमंत्री बना तो क्यों आप ये आवाज भी तो नहीं उठा रहे हैं ना उसको लेके? ये कैबिनेट मंत्री, मेरी बात सुनिए, तो यही तो रोना है, यही तो रोना है। सिर्फ एक चेहरा बना क्यों के एक रखा भी है। आवाज नहीं और उठा पा रहे हैं ब्राह्मणों के विरोध में? नहीं, किस चीज की हिस्सेदारी मांग रहे हैं? बताया वो सिर्फ और सिर्फ जिस मानसिकता से उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं, जो आप बताइए, अभी मठ में राजनीति पिछले दिनों एक जाति विशेष का प्रभाव जाति पूरे विशेष उत्तर के प्रदेश आदमी में, पे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, में। नहीं, देखिए, इनका सुन ले आप एक एक करके। कि आप रंजन सिंह, कुलदीप सेंगर, ब्रजेश सिंह, ये किस समाज के लोग हैं? आप आइए और ना, क्यों हम नहीं तो आपका लोग स्वागत करेंगे। करेगा? आप ब्राह्मणों पे जो हो रहे अत्याचारों पे सड़क पे आइए, हम आपके पीछे आएंगे। ब्राह्मणों पे कोई अत्याचार नहीं है, केवल एक भूमिका आप लोग बनाते हैं। एक मिनट समाज विशेष का अगर नहीं, आप नहीं, कर रहे हैं, आपके सवाल का कुलदीप सेंगर जैसे मैं आपको बता दूं एक बात, एक अभी बात। परसों की घटना देख लीजिए, आप- इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक वकील को नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात शुक्ला, आपने करी। शुक्ला जी को। बताइए आप रोज कैसे आप बात कर रहे हैं? हम रोज मारा जाए। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये देखो, सहमत है तो सहमत क्या है? आप पिछली सरकार से, आप पिछली सरकार पर सुनिए। इतनी सी बात पर सबसे इस्तीफा मांगते थे, आज आप क्यों नहीं इस्तीफा मांगते? इस्तीफा मांगिए। आज सबसे कहने का मौका दें। मैं आप अगर 3 लोग मुझसे सवाल पूछेंगे तो मुझसे आप जवाब भी सुने। अगर मैं आप संतुष्ट हो तो अच्छा है, मुझ में कोई कमी हो तो मुझे बताएं। आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मायावती जी की सरकार में सबसे अच्छा था, आपका कहना है। क्या अपराधी हर सरकार में होते हैं? क्या इतने एनकाउंटर जो हो रहे हैं एक वो समाज से कोई कोई निर्दोष का हो गया? एक निर्दोष मरा उसमें, पुष्पेंद्र भाई, एक निर्दोष मरा उसमें, कोई है ऐसा नाम जो निर्दोष था? आपकी सरकार आपके पास कोई ऐसा नाम मैं है बताऊं? जो एनकाउंटर में निर्दोष मारा गया? मैं बताऊं, मेरे प्रभात मिश्रा जयदेव जी, 12th का जयदेव स्टूडेंट। जी, अब मैं आपको बता दूं, आप एक बात सुन लीजिए, जो प्रशासन, आपके कहने का मतलब है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मुकदमा दर्ज नहीं था आप जिसका नाम ले रहे हैं, आज 5 तारीख को वो तो मरना जरूरी था। आप छत पे खड़े होकर AK-47 से पुलिस पे गोलियां चला सकते हैं, पुलिस अपने बचाव वो में गोलियां आदमी- चलाएगी। वो क्या आदमी- चाहते हो? वो लॉ एंड आदमी- ऑर्डर भी आप हमसे चाहते हो, वो गोली भी नहीं चलाए। सुनिए मेरी बात, पुलिस क्या करेगी? तो पुलिस मर जाए। आपका कहने का मतलब है जो 600 लोग मरे हैं वो सब क्रिमिनल आप थे? एक चीज सुनिए, आप आपका ये कहने का कहते ये हो मतलब कि है? आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो उसमें अपराधी मारा मतलब जाएगा, अपराधी अपराध जो करेगा, 600 ऊपर जाएगा, उसकी कोई जाति नहीं है, लेकिन उसको जाति रंग मत दीजिए आप। असल में दिक्कत ये है कि एनकाउंटर हो रहे हैं, ठीक है, आपने कहा क्रिमिनल्स को मार, लेकिन उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत उसके बाद भी स्थिति मैं बहुत आप- खराब होती देखो, जा रही है। अभी- रोजाना हो रहे हैं। अभी बच्ची को उसको छेड़ा गया, मारा गया, जिसको आपकी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। बुलंदशहर में जो एक इतनी ब्राइट स्टूडेंट थी, इतना भविष्य था, तो उसको भी आप मतलब रोजाना क्राइम की तो बहुत बुरा हाल है और आपकी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। योगी जी कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छी क्राइम की पोजीशन है, केवल और केवल जो वो घरेलू क्राइम है वही हो रहे हैं योगी जी की नहीं, नजर में। मैं आपकी बात सहमत हूं। देखो, अगर कोई क्राइम है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी मैं आपको आगरा की घटना बताता हूँ, 2-3। एक टीचर के यहाँ लूट हुई, वो 24 घंटे के अंदर खुली। सारे मामले 24 से 36 घंटे के अंदर खुल रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। अब अपराध हो रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और अपराधी जेल भी जा रहे हैं। एक बात बताइए, क्या अकोल मेरे एक सवाल है आपसे कि आप अगर ब्राह्मण समाज से घृणा नहीं कर रहे हैं, जैसा आप कहना चाह रहे हैं, आपने इस बात का जवाब दीजिए कि 10 साल का बच्चा जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जिसको अपराधी के बारे में ABCD भी नहीं पता, उस बच्चे को घुटने के बल पे हाथ ऊपर करके तालिबान तरीके से फोटो खींच के सोशल मीडिया, पूरी प्रिंट मीडिया, सब जगह उसकी वायरल की जाती है उस बच्चे की। और वहीं एक दूसरी आपके समाज का, जिस समाज विशेष की सरकार चल रही है, उसको मुख्यमंत्री अपने बगल में खड़ा करके सम्मान दे रहे हैं। एक हम उम्र के बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों?
भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस फोटो की आप बात कर रहे हो विकास दुबे की पत्नी और उसके बेटे का फोटो था। मैं बेटे की बात कर मैं रहा हूं, दोनों की बात उसकी कर बात मैं दोनों की कह रहा हूँ, वो हाँ। दोनों थे उसमें बच्चे की विका- फोटो ऐसे वायरल हुई। मैं फोटो दिखा दूंगा। मैं बता देता हूँ मैं फोटो दिखा आपको, दूंगा। उसकी माँ और बेटा दोनों जमीन पर बैठे हुए थे। तो तालेबन तरीके से और मैं मुझसे आप जवाब ले लीजिए। हाँ। जब ये हत्याकांड हुआ तो उनकी पत्नी और उनका बेटा लखनऊ में थे। मुझे लगता है कि उन्हें लखनऊ से घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वो ऑलरेडी लखनऊ थे। नहीं घर छोड़ के जा चुके हैं। लखनऊ नहीं थे। आप मेरी बात सुनिए। अब वो घर छोड़ के जा चुके थे जब उनका अपराध से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने उनको ढूंढा, जब ढूंढा तो वो उस स्थिति में थे, वो जहाँ एक जब खंडर पर मिले वो वहां बैठे हुए थे। उसका वायरल फोटो था, ना कि कोई उन्होंने आतंकवादियों की तरह उनको बिठा रखा था। ऐसे नहीं। ऐसे को खड़ा करके बना रहे हैं। किसने सर, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात करें आप किसी को पकड़ने जाओगे फोटो इतना आप- नहीं फोटो का आप इतना मैं आपको फिर बता दूं इसमें वो दे रहे हैं वो फोटो कि वो वहाँ नहीं खंडर में थे, वो जहां वो मिले वहाँ थे थे। वहां मीडिया द्वारा उनका फोटो लिया गया। कोई मीडिया एक में बता तो मैं बात में आ मैं गया। आपसे कहता हूं मीडिया में आ गया। बीजेपी नहीं कांग्रेस बसपा सरकार किसी की भी हो बच्चे को नहीं बिठाएगी इस तरीके। मैं जानता हूं इस बात। एक कुछ होता है भाई, वोट बैंक सबका होता है हर राजनीति में। वो वोट बैंक पे हर राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है कि वोट बैंक को साफ। इस समय ब्राह्मण समुदाय ही क्यों चर्चा में आया? क्या ये माना जाए कहीं ना कोई असंतोष तो होगा जिस वजह से ये मुखर हो रहा है, चाहे वो विकास दुबे के माध्यम से हो रहा हो, चाहे हत्याओं के माध्यम से हो रहा हो, या फिर जो भी मर्डर केसेस हुए उनमें ब्राह्मणों की गिनती पाई गई हो, तो कहीं ना कोई संकेत है ये कि कहीं खतरा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इसका जवाब आपको देता हूं। विकास दुबे मर्डर केस के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। एक पर्टिकुलर, जैसे मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं, ये समाजवादी पार्टी से करते हैं या कांग्रेस से करते हैं, हम लोग अलग अलग पार्टियों में हम लोग विप्र बंधु हैं, लेकिन हमारी विचारधारा थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन समाज एक है। हम लोग एक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जब आपके पास बैठे हैं तो ब्राह्मणों की एक भूमिका क्या रहने वाली है, ब्राह्मण कहाँ जाना है, ये विषय हम लोगों के बीच में है। तो हम लोग एक ही समाज के। मैं आपकी इस पहल का स्वागत करता हूं कि एक ऐसे विषय पर हम लोग बैठे। लेकिन आपने कहा कि ब्राह्मण बीजेपी छोड़ के जाने वाला है या बीजेपी से नाराज है, ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है जो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नेता अपनी नेतागिरी करता है, जो कांग्रेस में करता है, ये बसपा में करता है। नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई ब्राह्मण नेता नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आपके सामने आया या किसी ने कोई पार्टी छोड़ी? नहीं, वो अलग विषय है। मैं अगर वो आएगा तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। नहीं मैं आपकी बात में एक में जवाब नहीं हो सकता है। आप सत्ता में नहीं हो तो आप मेरी जमीनी हकीकत ज्यादा जानते हो, आप जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन अगर मेरा एक ब्राह्मण पार्टी आपका नेता तो नहीं आएगा ना। देखिए आप जनता की बात करिए। आज की बात नहीं कर रहा। सीतापुर के विधायक का वीडियो वायरल होता है, वो असंतोष जता रहा है अपनी सरकार के प्रति। एक एमपी का और एक एमपी कई नेताओं के ऐसे बयान अखबारों में आते हैं वो जो ये जताते हैं कि 3 वर्ष के कार्यकाल में कहीं सुनवाई नहीं इतना हुई भ्रष्टाचार और- नहीं भ्रष्टाचार नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं बता दूं आपकी। कह रहे हैं मैं एक बार उनने ये कहा, एक जो जिनकी बात कर रहे हैं मैंने ही पढ़ा, उन्होंने कहा कि 3 साल में मैंने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। भ्रष्टाचार नहीं व्यवस्था, मैं विवश हूँ और मैं फोन करने पर कोई मेरी गाड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप इस बात को मानिएगा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के विरोध में आई थी। हम लोगों की सरकार जनमानस की भावना के साथ आई थी। भ्रष्टाचार हमारे यहाँ नहीं। अगर मेरे किसी मंत्री पर या विधायक पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ तो ये तीनों लोग बैठे, बता दो मुझे। इतना 5 साल मोदी जी रहे, विधायक जी कह रहे हैं 5 साल मोदी जी रहे, 5 साल में, एक मिनट में बताऊंगा, 5 साल में मोदी जी जब रहे तो किसी ने, हो सकता है हिंदू मुस्लिम का आरोप हम लोग पर लगाए हो, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी लोग, ना बसपा ने लगाया, ना कांग्रेस ने, ना सपा ने। भ्रष्टाचार पर हमारे सामने कोई नहीं आया और आने का मतलब भी नहीं होता। सांसद आपके चलिए आया अनुराग जी, अब समय की सीमा अनुराग जी आते हैं। ब्राह्मण समाज को बीजेपी समाज माना जाता है, पढ़ा लिखा समाज माना जाता है। क्या एक एक करके सबसे जानना चाहूंगा कि क्या उनके लिए इन बातों के कोई मायने हैं कि इतने ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई तो ब्राह्मण नाराज है, या ब्राह्मणों को पद नहीं मिला तो ब्राह्मण नाराज है? क्या इसके कोई मायने हैं? देखिए पद की तो मैं कोई लालसा ऐसे कभी किसी ब्राह्मण को, लेकिन हत्याएं जहां तक हुई हैं इसको लेके तो जरूर ये चिंता का विषय है और ब्राह्मण समाज इसको जरूर ध्यान में रखेगा।
और आने वाले 2022 के चुनाव में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी अपना मन ब्राह्मण समाज बना चुका है। क्योंकि जैसा भी हमारे साथी ने भी कहा, पुष्पेंद्र जी ने कहा, एक ब्राह्मण समाज को इस सरकार में टारगेट किया गया। अब वो क्यों टारगेट किया गया, किसकी वजह से टारगेट किया गया है, ये किसी को नहीं समझ में आता। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो इनके शीर्ष नेता बैठे हुए हैं, जो समाज के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी में बनते हैं, उनकी एक आवाज़ नहीं निकल रही है इसके विरोध में। किसी की हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री से सवाल पूछने की, अपने नेताओं से पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो क्या है? और ब्राह्मण समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो सब देख रहा है। 2022 में अपने वोट के आधार पर, अपनी वोट की ताकत से वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही जवाब देगा और इनको इनकी दिखाएगा अपनी अपनी ताकत, अपनी एकजुटता का परिचय ब्राह्मण समाज निश्चित चुनाव में देगा। अपूर्व जी, यदि कास्ट पॉलिटिक्स और रिलीजन पॉलिटिक्स फिर एक बार प्रदेश में जोर पकड़ती है तो कांग्रेस की क्या स्थिति की हम कल्पना कर सकते हैं? तो ये इस समय कांग्रेस ही एकमात्र विपक्ष के रूप में काम कर रही है। दोनों पार्टी सपा और बसपा तो बिल्कुल सोई हुई है, सड़क पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बात आए अगर ब्राह्मण की, तो ब्राह्मणों का शोषण इस सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है और आज भी देख लिए, चाहे वो महिला के रूप में हो, चाहे वो हत्याओं के रूप में हो, या अगर एनकाउंटर अपराधी अगर देखे जा रहे हैं तो सिर्फ ब्राह्मण ही देखे जा रहे हैं, सारी कास्टों को नहीं देखा जा रहा है। अपराधी की वैसे कोई कास्ट नहीं होती है, पर ये सरकार टारगेट करके सिर्फ ब्राह्मणी अपराध जो हैं उन्हीं को टारगेट कर रही है। कहां गए धनंजय सिंह, कहां गए रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, कहां गए ब्रजेश सिंह? क्या ये अपराधी नहीं है? राजा भैया के तो केस मुकदमे माफ करने की बातें हो रही सरकार से। क्या इनका कॉम्पैक्ट है आपस में? बताइए, पूछिए इनसे। चलिए, ये तो बात ठीक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही कहना है कि विपक्ष अभी केवल वही नजर आ रहे हैं। क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी और बसपा बिल्कुल सड़क पे नजर नहीं आती है? अगर इतना ही असंतोष है तो क्यों नहीं आप लोग आवाज सर, मुखर मैं करते आपकी हैं? जानकारी के लिए बता दूं, जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे 5 लाख से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लोगों ने लोगों की मदद की। और मैं ये बता दूं कि ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ क्यों आ रहा है और उसका मेन कारण क्या है कि सर, जिसकी उंगली पिसती है दर्द उसको होता है। तो ब्राह्मण समाज इस वक्त जितनी पीड़ा, जितना कष्ट, जितना उत्पीड़न और जितना अपमान इस भारतीय जनता पार्टी की शासन में झेल रहा है, अब पूरी तरीके से मन बना चुका है कि आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सूद समेत वापस करने का काम ब्राह्मण समाज करेगा। चलिए, आपसे जान लेते हैं, 600 दिन अभी बचे हैं, क्या और प्रयास आप लोग की तरफ से होंगे कि ब्राह्मणों की जो नाराजगी है, और ये बात आपको माननी पड़ेगी, नाराजगी कहीं ना कहीं है, उसको दूर करने के लिए भाजपा क्या प्रयास करेगी? मैं ब्राह्मणों के बारे में एक बात कहूंगा। सभी लोग, हम लोग जानते भी हैं कि ब्राह्मण के दाएं पैर में समुद्र के सारे तीर्थ होते हैं और मुख में 4 वेद होते हैं। वो अपने आप में एक ऐसा समुदाय है जो निर्णय लेने में सक्षम है। वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा, न मेरे कहने से, न इनके कहने से, न किसी और के कहने से। वो निर्णय लेता है और न भूतो न भविष्यतम, न भाजपा को पहले कभी छोड़ा न छोड़ेगा। बीजेपी के साथ ब्राह्मण खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और बाकी के जो आप 600 दिन मुझे बताते हैं, 600 दिन नहीं, आगे के जीवन भर जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, ब्राह्मणों का सम्मान करती रहेगी। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। बहरहाल लगभग 600 दिन बाकी हैं उत्तर प्रदेश के महासमर में, और राजनीतिक दलों ने अपने तीर कर्कश को साधना शुरू कर दिया है। सबसे कमजोर जो इस समय, या ये कह लीजिए असंतोष के स्वर जो उठे हैं, वो ब्राह्मण समाज की ओर से उठे हैं। उसकी वजह भी है, पिछले विगत 30 वर्षों से हम बात करें, 89 के बाद जो ब्राह्मण समाज था, ब्राह्मण समुदाय था, वो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था। उसके बाद वो दाएं रहा, बाएं रहा, तो वो एक फ्लोटिंग वोट की शेप में इस समय अपना आकार ले चुका है। और प्रत्येक राजनीतिक दल का निशाना ऐसे वोट बैंक पे होता है जो दाएं और बाएं चल रहा हो। शायद यही वजह है कि इस समय राजनीतिक दलों की निगाहें ब्राह्मण समुदाय की ओर हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे, नए पैनल के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। आप लोग हमारे